नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही भयानक अनुभवों वाली कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथियों, ये पूरी कायनात सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमें नज़र आती है। हमारी नज़रों से परे भी एक दुनिया बसती है, एक अंधकारमय दुनिया जहां रोशनी को जाने की इजाज़त नहीं है, जहां इस दुनिया के उसूल काम नहीं करते और जहां के बाशिंदे हमारी और आपकी तरह इंसान नहीं होते। बेचैन रूहों से भरे उस आयाम को कभी न कभी हर कोई महसूस करता है, वह भी जो इसे नहीं मानता। फर्क बस इतना है कि जो इसे नहीं मानते वो इसे तर्क की कसौटी पर परखने की नाकाम कोशिश करते हैं और बहुत कुछ दांव पर लगा बैठते हैं, यहाँ तक कि अपनी जान भी। साथियों, आज की कहानी हमें उस शख्स ने शेयर की है जो खुद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। और जब भी हम किसी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि वो आत्मा, भूत, प्रेत और किसी भी प्रकार की एंटिटी को अपने काबू में कर लेते होंगे। उनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है और आत्माएं उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन साथियों, आज मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की ऐसी आपबीती आपके सामने रखने वाला हूं जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो इंसान आज भी उस घटना को याद करके पूरी तरह से सिहर जाता है और सोचता है कि आखिर उस दिन उसने अगर वो गलती नहीं की होती तो आज उसके साथ वाले जिंदा होते। उसने इस हादसे में अपने 3 साथियों को खो दिया था और कमाल की बात तो ये है कि उसमें उनका एक सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी था जो उन्हें पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में पढ़ाता था। लेकिन वह खुद भी अपनी जान नहीं बचा पाया क्योंकि जिस जगह पर वो पहुंचे थे वहां कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्तिशाली आत्मा थी जो उन पहाड़ों पर पिछले 100 सालों से भटक रही थी। तो साथियों, स्टोरी को शुरू करें उससे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते की गांठ को और मजबूत कर लीजिए ताकि हर रोज़ शाम की शाम बेहतरीन कहानियाँ आपको सुनने को मिल सके। और हाँ, जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं वो अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी को हम उस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अपने जीवन की वह तूफानी रात आज भी नहीं भूला हूँ जिसने अपनी कालिमा से मेरे जीवन में दहशत का एक कभी न मिटने वाला अध्याय लिख गई। उस रात जो हुआ था वह आज भी मेरे जहन के एक कोने में यूं जिंदा है कि जब कभी एकांत होता है और मैं आंखें बंद करता हूं तो 19 अगस्त 2010 की उस रात का खौफनाक मंजर जीवित हो उठता है। आज भी ये सवाल सोचता हूं तो कोई जवाब नहीं मिलता कि जब हमने पहाड़ के नीचे से उसे देख लिया था तो हमें क्या ज़रूरत थी रामलाल की बात को मनगढ़ंत कहानी समझकर सच्चाई को करीब जाकर देखने की जिद करने की। अगर उस रात हमने ऐसी वाहियात जिद न की होती तो शायद हम देवनेरी गांव से उतनी ही संख्या में वापस लौटते जितनी संख्या में गए थे। अपनी उस दहशतनाक आपबीती को अगर मैं सिलसिलेवार बताना शुरू करूं तो मुझे सबसे पहले वह वजह बयां करनी होगी जो हम 5 युवाओं की एक टोली को चंदौली के जंगल और पहाड़ियों के बीच बसे देवनेरी गांव ले गई थी। दरअसल नौजवानी के दिनों में उमंगें आसमान में परवाज करती हैं, कुछ नया करके दुनिया को मुट्ठी में कर लेने की चाहत और बेफिक्र और बेखौफ मित्रों का साथ। ये दोनों मिल जाने के बाद क्रांति हो या न हो, दुनिया मुट्ठी में हो या न हो, लेकिन कभी कभी ऐसे हादसे ज़रूर पेश आ जाते हैं जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। मेरा नाम ललित लोखंडे है और मैं पूरे भारत को ही अपना घर मानता हूँ क्योंकि पेशे से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होने के कारण भारत के हर कोने में मेरा आना जाना लगा रहता है। लेकिन फिर भी जब मेरे पास कोई काम नहीं होता तो मैं जबलपुर के एक बड़े से बंगले में रहता हूँ जो मेरे पिताजी का है। पिताजी की अथाह दौलत एक बड़ी वजह है जो मैं भूतों के पीछे भागने का अपना शौक पूरा कर पा रहा हूँ, वरना उम्र के जिस पड़ाव में मैं हूँ उसमें मिडिल क्लास के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स लड़के एमएनसी में बॉस की घुड़कियां सुन रहे होते हैं। मगर मुझे नौकरी करने या पैसे कमाने की कभी कोई ज़रूरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे पिता धीमा भाई लोखंडे का टेक्सटाइल बिजनेस सफलता की उन ऊंचाइयों पर हैं
कि अगर मैं उनकी इकलौती संतान के रूप में दोनों हाथों से दान करूं, तो भी उनका बैंक बैलेंस और तिजोरी खाली नहीं होगी। जैसा कि मैंने बताया, जब युवावस्था को बेफिक्री और दोस्तों का साथ मिल जाता है तो नए नए शौक और नई नई रुचियां जन्म लेती हैं। जिन दिनों का ये वाकया है, उन दिनों हम 5 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था, जिनमें एक कॉमन शौक था, आंखों को नजर न आने वाली चीजों की पड़ताल करना, जिसे आधुनिक जबान में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हमारा महज शौक भर ही नहीं था, बल्कि हम इस फील्ड में कुछ कर गुजरने की इच्छा रखते थे और उसी इच्छा के कारण वेदांता पैरानॉर्मल सोसाइटी के एक डिप्लोमा कोर्स में हमने एनरोलमेंट करा रखा था। ये इंस्टीट्यूट मेटाफिजिक्स इत्यादि जैसे पैरानॉर्मल साइंस में कोर्सेज कराती थी और उन कोर्सेज के तहत ट्रेंड हुए लोगों को देश विदेश के ऐसे स्थानों पर रिसर्च के लिए भेजती थी जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के होने के चर्चे होते हैं। यानी ये संस्था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में दिलचस्पी रखने वाले हम जैसे लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह थी। हम 5 लोगों के ग्रुप में मेरे यानी ललित लोखंडे के अलावा 4 बाकी लोगों में अभिषेक अस्थाना, विवेक मंसूरी, अनुराग भट्टाचार्य और सांभवी मेहता थी। सांभवी खूबसूरत थी और मुझे अच्छी भी लगती थी। बावजूद इसके हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था जिसे प्यार का नाम दिया जा सकता, मगर हमारे बीच इतनी दूरियां भी नहीं थी कि भविष्य में प्यार होने की कोई गुंजाइश ही न रहे। कुल मिलाकर मेरी और सांभवी की दोस्ती ट्रांजिशन फेज में थी, जिसे प्यार होने में तब्दील होने के लिए केवल सही समय की जरूरत थी। जब हमारा कोर्स कंप्लीट होने वाला था तो हमें बतौर असाइनमेंट एक टास्क दिया गया था। उस टास्क के मुताबिक हमें सुपरनैचुरल एग्जिस्टेंस इन सॉलिटरी प्लेस विषय पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनानी थी। रिपोर्ट बनाने के लिए हमें किसी साइट पर विजिट करना था और वहां अपने स्तर से कुछ तहकीकात करनी थी। उसी रिपोर्ट की बेसिस पर हमारा इवैल्यूएशन होना था। इस काम में हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ एक सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस्टर वशिष्ठ साहनी थे। अब हमें किसी ऐसे सॉलिटरी प्लेस की तलाश थी जहां कुछ ऐसी कहानियां प्रचलित हों जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए एक मजबूत आधार का काम कर सकें। सांभवी बनारस से थी। उसने हमें बताया कि वहां से लगभग 70 किमी दूर स्थिर पहाड़ी क्षेत्र में बसने वाले लोग मानते हैं कि पहाड़ों में रहस्यमयी शक्तियां वास करती हैं। केवल इतनी ही जानकारी हमारे लिए काफ़ी थी, क्योंकि उस महीने के सर्टिफिकेट कोर्स को पास करने के लिए हमें किसी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की तरह जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट नहीं तैयार करनी थी, बल्कि साइट पर जाकर 2-4 लोकल्स के बयान से फाइल के पन्ने भरने थे और साइट पर 1-2 रात जागकर वहां होने वाले अनुभवों को डायरी में दर्ज करके वापस आकर उन्हें रिपोर्ट की शक्ल में इंस्टीट्यूट में सबमिट कर देना था। कम शब्दों में कहा जाए तो कोर्स में पास होने के लिए उस असाइनमेंट को पूरा करना महज एक फॉर्मेलिटी थी, मगर तब हम नहीं जानते थे कि उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के बदले में हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। बहरहाल हम अपने शेड्यूल के मुताबिक पहले बनारस पहुंचे और फिर वहां से पहाड़ों की तलहटी में बसे गांव देवनेरी को रवाना हो गए। हमारे साथ वशिष्ठ जी के होने का फायदा ये हुआ कि गांव पहुंचकर उन्होंने अपने बात व्यवहार से हमारे ठहरने का बंदोबस्त आसानी से करा दिया था। जिस दिन हम देवनेरी पहुंचे थे उसी दिन अनुराग का बर्थडे था, इसलिए हल्के फुल्के सेलिब्रेशन के लिए हम शाम को गांव से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक पिकनिक स्पॉट पर गए हुए थे, जो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता था और लोकल्स के बीच राजदरी वाटरफॉल के नाम से जाना जाता था। वशिष्ठ जी हमारे साथ नहीं थे, क्योंकि खराब मौसम का हवाला देकर वे देवनेरी में ही रुक गए थे। शाम के 5 बजे रहे थे। आकाश पर काले बादल छाए हुए थे और हवाएं सर्द होकर तेज हो चली थीं। उस क्षेत्र में प्रकृति का ये खूबसूरत रूप केवल बरसात में ही दिखाई पड़ता था। पानी का बहाव तेज हो चुका था और ऊंचाई से गहराई में गिरता झरना भयानक आवाज में गरजने लगा था। हालांकि बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन आसमान पर छाए काले बादलों की वजह से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। गांव से हमारे साथ आए हुए रामलाल ने हमें चौथी बार याद दिलाते हुए कहा
साहब जी लोग, मौसम तेजी से बिगड़ रहा है और खराब मौसम में यहां रुकने की सख्त मनाही है। लेकिन पिछले 3 बार की तरह इस बार भी हमने उसकी चेतावनी को अनसुना कर दिया। डरो मत रामलाल, अनुराग ने दोनों बाहें फैलाकर सर्द हवाओं को स्वयं से टकराने के लिए आमंत्रित करते हुए कहा था। हम वाटरफॉल के पास नहीं जाएंगे, खतरे जैसी कोई बात नहीं है। उस समय हम ये नहीं समझ पाए थे कि रामलाल वास्तव में किस खतरे की बात कर रहा था, क्योंकि हम अनुराग के जन्मदिन जैसे महत्वपूर्ण मौके पर मिले उन खूबसूरत पलों को एक तोहफे के रूप में भुनाने से चूकना नहीं चाहते थे। यही वजह थी कि सेलिब्रेशन खत्म हो जाने के बाद भी हम वहां से जाने के बजाय रुके थे। रामलाल ने आगे भी 1-2 बार हमसे लौट चलने की जिद की, लेकिन जब उसे यकीन हो गया कि हम अपनी जिद के आगे उसकी जिद को कोई अहमियत नहीं देंगे, तो वह खामोश होकर बैठ गया। करीब 6 बजे जब काले बादलों की वजह से अंधेरा बहुत ज्यादा घना हो गया और बारिश भी शुरू हो गई, तब हमें परिस्थिति की भयावहता का अंदाजा हुआ। वह पहाड़ी और जंगली इलाका था, ऊपर से मौसम भी हद से ज्यादा खराब था। ऐसे में ज्यादा देर करने पर पहाड़ी रास्ते पर ड्राइविंग में मुसीबतें आ सकती थीं, इसलिए हमने अपनी हरकतों पर लगाम लगाई और वापस गांव को लौट चले। लौटते समय हमने गौर किया कि रामलाल बुरी तरह डरा हुआ था। वह स्कॉर्पियो में दुबका बैठा था और बाहर देखने से बचने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार अभिषेक ने पूछ लिया, क्या हुआ रामलाल, डर रहे हो कि हम गाड़ी लेकर किसी खाई में कूद जाएंगे? रामलाल ने जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सांभवी ने पूछा, फिर कैसी बात है? मैं ड्राइविंग सीट पर था और सारा ध्यान ड्राइविंग पर केंद्रित किए हुए था, लेकिन फिर भी कानों की तवज्जो उनकी बातों की ही ओर थी। मेरी आंखों के सामने स्कॉर्पियो की हेडलाइट में चमकती नागिन सी बलखाती सड़क थी। बारिश अब तेज होने लगी थी और हवाएं तो पहले से ही तूफान से होड़ लगाने पर आमादा थीं। पेड़ों के झूमने से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। मेरे बगल की पैसेंजर सीट पर अनुराग था। सांभवी की बात का रामलाल ने कोई जवाब नहीं दिया और होठों ही होठों में कुछ बुदबुदाने लगा। उसकी इस हरकत पर अभिषेक और सांभवी गंभीर हो गए। अनुराग ने कहा, कहीं तुम भूत प्रेत से तो नहीं डर रहे हो? अनुराग ने जोर से ठहाका लगाकर रामलाल की खिल्ली उड़ानी चाही, मगर रामलाल ने उसे डांटकर चुप करा दिया था। वह विचित्र किस्म की शक्ल बनाते हुए बोला, यह हंसने की बात नहीं है, हर बात पर खीखी नहीं की जाती है। बजरंग बली का नाम लो और जल्दी से इस इलाके से निकल चलो। स्कॉर्पियो में सन्नाटा खिंच गया। रामलाल ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा था कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। इस बार कोई चाहकर भी उसकी बातों को हंसी में न उड़ा सका। मैंने पूछा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमें इस इलाके से जल्द निकल जाना चाहिए? रामलाल ने पहले जैसे लहजे में ही कहा, क्योंकि ये उसका इलाका है। हम सभी एक साथ चौंक कर बोले, उसका इलाका? हालांकि हम लोग भांप गए थे कि रामलाल का इशारा किसी सुपरनेचुरल एंटिटी की ओर था, लेकिन फिर भी सांभवी ने स्कॉर्पियो में अनायास ही कायम हो गए डर के माहौल को कम करने के लिए मजाकिया लहजे में पूछा, किसका इलाका? किसी आदमखोर शेर का? रामलाल बोला, नहीं, वो आदमखोर शेर से भी ज्यादा भयानक है। हमारे बीच डर का माहौल अब और गहरा हो गया। बारिश अब स्टेशन से छूटी किसी ट्रेन की तरह पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी और जंगल भी पहले से अधिक भयानक लगने लगा था। तभी कहीं जोरों से बिजली गिरी और पूरी पहाड़ी बादलों की गड़गड़ाहट से दहल उठी। मैंने पूछा, तुम किसकी बात कर रहे हो रामलाल? रामलाल की ओर संक्षिप्त जवाब आया, राजा की। मैंने कहा, किस राजा की? रामलाल शून्य में देखते हुए कहा, नौगढ़ के राजा की। और कुछ यूं खो गया मानो अतीत में जाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा हो। सांभवी ने सुंझलाते हुए कहा, अब बताओ भी रामलाल, क्यों हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हो? सांभवी की बात सुनकर रामलाल ने बताना शुरू किया, सदियों पहले ये जगह, नहीं, केवल ये जगह ही नहीं बल्कि पूरा जंगल ही, जो उस समय चकियां से भी दूर तक फैला हुआ था, नौगढ़ के राजा का शिकारगाह हुआ करता था। इसी पहाड़ी पर जहां से इस वक्त हम गुजर रहे हैं, उन्होंने एक बढ़िया महल बनवाया था।
अपने लश्कर के साथ वे जब भी नौगढ़ से शिकार खेलने के लिए यहाँ आते थे तो उसी महल में डेरा डालते थे। जब तक शिकार से उनकी तबीयत नहीं भर जाती थी तब तक वे जंगल में ही टिके रहते थे। कभी कभी तो राजकाज से मुंह मोड़कर 15-15 दिन यहीं डटे रह जाते थे। एक बार शिकार के लिए आते थे तो 4-6 शेर और दर्जन भर हिरण मारकर अपने साथ ले जाते थे। राजा में जोश और जलवा तो था ही, उनकी रानी भी कम नहीं थी। कभी कभी वो भी राजा के साथ शिकार करने आती थी और खेल में राजा की बराबरी करने पर अड़ जाती थी। इतना कहने के बाद रामलाल रुक गया। हम लोगों को उसका रुकना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे मौसम में उसकी राजा वाली कहानी हमें अपनी दिलचस्पी में बांध चुकी थी और हमें हमारा बचपन याद आने लगा था, जब दादी या नानी हमें राजाओं की ऐसी ही कहानियां सुनाया करती थीं। रामलाल की लंबी खामोशी से ऊबकर अनुराग ने कहा, अब आगे भी बढ़ो। रामलाल के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे आगे का किस्सा सुनाने में वह डर रहा हो। रात के उस भयानक वातावरण का असर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। फिर भी उसने कहानी आगे बढ़ाने के लिए मुंह खोला। राजा रानी से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। इतना प्रेम करता था कि अपने हाथों से रानी की तस्वीरें बनाता था। एक नहीं, कई बनाता था। जब रानी अपने मायके जाती थी या किसी दूसरी वजह से राजा की नजरों से परे होती थी तो वह उन्हीं की तस्वीरों को ताकता रहता था, उनसे बातें करता रहता था। इतना प्रेम करता था उस राजा का अपनी रानी से। रामलाल कुछ देर ठहरा, फिर आगे बोला, लेकिन फिर राजा पर देवता का कोप टूटा। हुआ यूं कि एक बार रानी उसके साथ शिकार खेलने आई, लेकिन शिकार का पीछा करने की धुन में जंगल में ऐसा खोई कि फिर लाख तलाश करने पर भी नहीं मिल सकी। सैनिकों ने कई महीनों तक दिन रात एक कर दिया, लेकिन रानी नहीं मिल सकी और हमेशा के लिए खो गई। राजा पर मानो इंद्र का वज्र टूट पड़ा। वह शिकारगाह वाले महल से फिर राजधानी लौटा ही नहीं। रानी के वियोग में महल की दीवारों से माथा पीट पीट कर वह इतना जोर जोर से रोता था कि रात में उसका रोना पहाड़ के नीचे बसे गांवों तक सुनाई देता था। वह अपने हाथों से बनाई हुई रानी की सभी तस्वीरों को महल में ही मंगवा लिया था और उन्हें अपने चारों ओर सजाकर उनके बीच बैठकर उनसे बातें करता रहता था। साहब जी लोग, राजा पागल होने लगा था। कभी कभी तो उसके ऊपर ऐसा दौरा पड़ता था कि वह अकेले ही मशाल लेकर जंगल में रानी को खोजने निकल पड़ता था। इस बार जब रामलाल रुका तो स्कॉर्पियो में तलवार के धार सी पैनी खामोशी थी। मेरी तवज्जो भी कुछ देर के लिए ड्राइविंग से हटकर पूरी तरह उसकी कहानी पर चली गई थी। सांभवी ने पूछा, आगे क्या हुआ? रामलाल ने जवाब दिया, होना क्या था साहब जी लोग, रानी के वियोग में तड़प तड़प कर राजा मर गया। हम सभी के होठों से एक साथ निकला। वेरी सैड, रामलाल आगे बोला। राजा तो मर गया लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। रामलाल का लहजा रहस्यमय हो गया। वो आज भी मशाल लेकर इसी पहाड़ी पर घूम रहा है, अपनी रानी को ढूंढ रहा है। रामलाल की बात खत्म होते ही एक बार फिर आसमानी बिजली कड़की और वातावरण में तेज मगर थोड़े देर के लिए रोशनी फैलकर गायब हो गई। उसके बाद गरज की एक तेज आवाज गूंजी और मैं इतनी बुरी तरह चौंक पड़ा कि स्टीयरिंग पर से मेरा कंट्रोल हट गया और स्कॉर्पियो उस खतरनाक पहाड़ी सड़क पर बुरी तरह लहरा गई। इतनी बुरी तरह कि उसे काबू करने के लिए जब मैंने तेज ब्रेक लगाया तो वह एक पेड़ से महज कुछ इंच पहले जाकर थमी। मैं स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर लंबी लंबी सांस लेते हुए एक बड़ी दुर्घटना के टल जाने के लिए भगवान को धन्यवाद देने लगा। स्कॉर्पियो में मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी ने उस घटना के लिए मुझे नहीं टोका। कुछ रामलाल की बातों का असर था तो कुछ वातावरण में बढ़ती जा रही सर्दी का, जो उस वक्त हर किसी का बदन कांप रहा था। वातावरण में चारों ओर अंधेरा काबिज था। शाम के 7 ही बजे थे, लेकिन लगता था जैसे रात के 10-11 बज गए हों। पूरे जंगल में केवल बारिश का ही शोर था। यूं तो हम में से कोई डरपोक नहीं था, बल्कि इसके उलट एडवेंचर पसंद था। लेकिन माहौल ऐसा हो चुका था कि हर कोई यही चाहता था कि किसी तरह उस इलाके को पार कर लिया जाए। क्या पता कब राजा हाथ में मशाल लिए हुए बीच सड़क में आकर खड़ा हो जाए। आखिरकार रामलाल ने कह ही दिया,
यहाँ रुकना ठीक ना ही है साहब जी लोग, यही राजा का मेन इलाका है। वह ज्यादातर इसी इलाके में रानी को ढूंढता है। आप गाड़ी को दोबारा से सड़क पर लाओ और जितनी जल्दी हो सके पहाड़ से नीचे उतर चलो। रामलाल की बातों ने मुझ पर असर डाला और मैं स्कॉर्पियो को बैक करके फिर से सड़क पर ले आया। ठीक उसी पल बारिश के शोर के बीच एक अजीब सी आवाज गूंजी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान कुत्ते की आवाज में रो रहा हो। उस अजीब सी आवाज के बारे में जानने के लिए जब हमने रामलाल की ओर देखा तो पाया कि उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला पड़ चुका था और वह तेजी से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। हम लोगों को अपनी ओर देखता पाकर उसने कहा, ये उसी के रोने की आवाज है। वह कभी कभी इसी तरह भयानक अंदाज में रोता है। उसके रोने की ये आवाज नीचे बस्ती में भी कई बार सुनाई दी है। वह आसपास ही है। रामलाल की शक्ल ऐसी बन गई थी मानो वह अभी रो देगा। यहां से निकल चलो साहब जी लोग, जल्दी निकल चलो। और फिर मैंने एक पल की भी देरी नहीं की और स्कॉर्पियो को ब्रेक तभी लगाया जब गांव में अपने कैंप के पास पहुंच गए। रास्ते में कई बार हमें रोने की वह भयानक आवाज सुनाई दी थी और हर बार उस आवाज को सुनकर हमारे स्कॉर्पियो की गति में इजाफा ही हुआ था। पहाड़ से सही सलामत उतर आने के बाद रामलाल की जान में जान आई थी। आ गए तुम लोग? बारिश की शोर के बीच स्कॉर्पियो से बाहर से वशिष्ठ जी की आवाज आई। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। मैंने स्कॉर्पियो को उस मकान के बेहद करीब लगाया जिसमें हमने डेरा डाला हुआ था और स्कॉर्पियो से निकलकर फौरन छज्जे के नीचे खड़े हो गए। अंदर जाने से पहले मैंने पलटकर उस पहाड़ पर एक नजर डाली जो अंधेरे में एक बड़ी सी परछाई के समान दिख रहा था। न जाने क्यों उस विकराल पहाड़ को देखकर मेरा कलेजा बैठा जा रहा था और एक अजीब सा डर मुझ पर हावी हो रहा था। मैं उसे ज्यादा देर तक न देख सका और फौरन मकान के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। किसी भी टोली में अनुभवी शख्स का होना हमेशा फायदेमंद होता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण उस अलाव के रूप में हमारी आंखों के सामने था जिसे वशिष्ठ जी ने हमारे लिए ही जलाया था। वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम था कि तुम लोग सर्दी से ठिठुरते हुए आओगे, इसीलिए मैंने अलाव का बंदोबस्त पहले ही कर दिया। एक मुस्कुराहट के साथ उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं भी अलाव को घेरे हुए अपने साथियों में शामिल हो गया। बंद कमरों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए और अलाव की सुखद गर्मी से अपने बदन को सेंकते हुए जब हमने राजा का किस्सा वशिष्ठ जी को भी सुनाया तो हमारे बीच तर्क वितर्क का सिलसिला चल निकला। वशिष्ठ जी ने कहा, ये तो हम पहले से ही मानते हैं कि पहाड़ों में कुछ ऐसी शक्तियों का वास जरूर होता है जो विज्ञान और इंसान की समझ से परे होती हैं। इसी विचार से तो हम यहाँ के पहाड़ों में कुछ पैरानॉर्मल की तलाश में आए हैं, लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी अजीब सी है। सैकड़ों साल पहले मरा राजा आज भी अपनी रानी को ढूंढ रहा है, यानी कि यहाँ घोस्ट का फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो रहा है। बट ये कैसे पॉसिबल है? वशिष्ठ ने हम चारों को देखते हुए कहा, वॉट डू यू थिंक गाइज? क्या ये हमारे इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं जा रहा है कि गोस्ट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हेंस मटीरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी मीन्स मैनिफेस्टेशन ऑफ गोस्ट इज टोटली इम्पॉसिबल? मैंने कहा, पॉसिबल है वशिष्ठ सर, इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमने भूतों के भौतिक अस्तित्व को नकारने वाली जो थ्योरी बनाई है उसमें आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंस को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया है। मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्टेबल है। मैटर इज द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। विज्ञान के इन प्रचलित सिद्धांतों की रोशनी में अगर हम देखें तो किसी आत्मा का भौतिक स्वरूप में लोगों को नजर आना नामुमकिन नहीं है। वशिष्ठ जी ने गहरी हुंकार भरकर कहा, विज्ञान की इस थ्योरी से अगर हम भूत को जस्टिफाई करने निकलते हैं तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि राजा की आत्मा अगर वास्तव में इन पहाड़ों में है तो आत्मा रूपी वह ऊर्जा मैटेरियलाइज्ड होकर लोगों को नजर कैसे आ जाती है? अनुराग ने कंधे ऊंचकाते हुए कहा, आई थिंक इट्स अ टॉपिक ऑफ रिसर्च। वशिष्ठ रामलाल से मुखातिब हुए, बस्ती के किसी आदमी ने राजा को देखा है? रामलाल को हम लोगों की बातचीत बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही थी। रामलाल चुपचाप खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। मैंने कहा,
हमने ये पूछा रामलाल कि क्या किसी ने उसे देखा है। जवाब में रामलाल कुछ कहने के बजाय अपनी जगह से उठा और दरवाजा खोलकर पहाड़ की ओर देखने लगा। हम उसकी हरकत का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद उसने इशारे से हमें अपने पास बुलाया और जब हम उसके पास पहुंचे तो उसने उंगली से पहाड़ी की ओर इशारा किया। एक महान आश्चर्य हमारी आंखों के सामने था। तूफानी हवाओं के बीच तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। बावजूद इसके दूर पहाड़ी पर एक मशाल की लौ इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही थी। रामलाल ने मंत्रमुग्ध लहजे में कहा, राजा घूम रहा है, देख लो साहब जी लोग, हमने झूठ नहीं बोला था। बस्ती में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो राजा को न देखा हो। रोमांच से हमारे रोंगटे खड़े हो गए। वशिष्ठ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वे एक आत्मा को भौतिक रूप में देख रहे थे। उन्होंने कांपते लहजे में रामलाल से पूछा, वो राजा ही है? रामलाल ने कहा, तो क्या इतनी भयानक बारिश और तूफान में कोई इंसान पहाड़ पर मशाल लेकर घूमेगा? ये भी तो देखो, तेज हवा और पानी के बाद भी मशाल नहीं बुझ रहा है। वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा। हैरानी से उनकी आंखें फटी हुई थीं। हम लोगों से कहीं ज्यादा वे रोमांचित नजर आ रहे थे। कुछ देर तक वे मंत्रमुग्ध होकर पहाड़ पर घूम रहे उस मशाल को देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने सबको चौंका दिया। हम राजा को करीब से देखेंगे। हमारे कुछ बोलने से पहले ही रामलाल बोल पड़ा, ये क्या कर रहे हैं साहब जी? किसी की हिम्मत नहीं होती है रात को पहाड़ पर जाने की। बड़े बुजुर्ग हमसे कह गए हैं कि अगर कोई इंसान रात को पहाड़ी पर गया तो राजा उसकी छाती चीरकर सारा खून पी जाएगा। वशिष्ठ ने रामलाल की बातों पर ध्यान नहीं दिया और हमारी ओर मुड़कर बोले, क्या कहते हो तुम लोग? राजा की इस कहानी को और अधिक एक्सप्लोर करोगे या एक दुर्लभ पैरानॉर्मल अनुभव से रूबरू हुए बिना ही लौट चलोगे? हम में से किसी ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, जबकि हकीकत ये थी कि हम खुद भी राजा को करीब से देखने के लिए उतने ही उतावले थे जितने कि वशिष्ठ। हमारे मौन को हमारी यहां समझकर वशिष्ठ ने घोषणा कर दी, गाड़ी स्टार्ट करो, हम पहाड़ पर जाएंगे। रामलाल ने हमें बहुत मना किया, यहां तक कि वह गांव के कुछ लोगों को भी बुला लाया, हमें कन्विंस करने के लिए, ये एहसास कराने के लिए कि हम कितनी खौफनाक हरकत को अंजाम देने जा रहे हैं। मगर न तो वशिष्ठ ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और न ही हम सभी ने। आज उस घटना के 15 साल गुजर जाने के बाद सोचता हूं कि काश हमने रामलाल और गांव वालों की बात मान ली होती और पहाड़ पर दोबारा न गए होते। जब हम दोबारा ऊपर पर पहुंचे तो बारिश पहले से अधिक तेज हो चुकी थी और तूफान भी पहले से बढ़ चुका था, जिसका नतीजा ये हुआ था कि पूरी पहाड़ी डालियों के टूटने और पेड़ों के झूमने के शोर से भरी हुई थी। मैंने अपने जीवन में इतनी भयानक रात कभी नहीं देखी थी। इनफैक्ट हमारे ग्रुप में किसी ने नहीं देखी थी। ऊपर से इस बात का एहसास हमें जीते जी खाए जा रहा था कि ये वो इलाका था जहां 100 साल पहले मर चुका राजा मशाल लेकर अपनी रानी को ढूंढता था। हालांकि ये गनीमत जरूर थी कि हमारे साथ वशिष्ठ साहनी थे, जो सीनियर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और ऐसे सिचुएशंस का हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते थे। मगर फिर भी दहशत भरी उस रात ने हमें बुरी तरह खौफजदा कर रखा था। गाड़ी अभिषेक चला रहा था। मैं बगल की पैसेंजर सीट पर था। अनुराग, विवेक और सांभवी पीछे की सीट पर थे, जबकि वशिष्ठ सबसे पीछे की सीट पर काबिज थे। स्कॉर्पियो में खामोशी थी। वशिष्ठ भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बस आंखें बंद किए हुए बैठे थे और होंठों ही होंठों में कोई जाप करते हुए उंगलियों में फंसाई हुई एक माला के दाने फेर रहे थे। हम जानते थे कि वह एक प्रोटेक्शन स्पेल था जो पैरानॉर्मल एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा का काम करता था। ये वशिष्ठ ने ही हमें बताया था। तेज बारिश की बौछारें स्कॉर्पियो के शीशों से टकरा रही थीं और हेडलाइट की रोशनी में सड़क से टकराती बारिश की बूंदें मोतियों सी बिखर रही थीं कि सहसा सड़क के बीच एक पेड़ की मोटी डाली देख अभिषेक को ब्रेक लगाना पड़ गया। उसने कहा, रास्ता ब्लॉक है। स्कॉर्पियो में पहले से मौजूद सन्नाटा और गहरा हो गया। हम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सांभवी पैनिक होते हुए बोली, अब क्या होगा गाइज? उसके सवाल का हम में से किसी के पास जवाब नहीं था। सभी की नजरें वशिष्ठ पर टिकी हुई थीं। जब वशिष्ठ का जाप पूरा हो गया तो उन्होंने आंखें खोली।
माला जेब में रखा और विंडस्क्रीन के जरिए बाहर सड़क पर पड़े पेड़ के तने को देखते हुए बोले, घबराने की जरूरत नहीं है, हम मिलकर इसे हटा सकते हैं। और फिर सांभवी को छोड़कर वशिष्ठ समेत हम सभी बाहर निकल गए। सभी रेनकोट में थे, इसलिए भीगने का डर तो नहीं था, मगर बारिश जिस कदर तेजी से हो रही थी उससे साफ मालूम होता था कि रात गहराने के साथ ही ये और भी तेज होती जाएगी। हमने थोड़ी बहुत मशक्कत की। मजबूत पेड़ को हम पूरी तरह तो सड़क के किनारे नहीं कर सके, मगर इतना रास्ता जरूर बना दिया कि स्कॉर्पियो पास हो सके। हालांकि ये हमारे मुसीबत का हल नहीं था, मुसीबतें तो अभी शुरू हुई थीं। पेड़ किनारे करने के बाद हम ज्यों ही स्कॉर्पियो के पास पहुंचे, अनुराग बुरी तरह चीख उठा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। घबराकर जब हमने भी स्कॉर्पियो में देखा तो हमारे भी होश उड़ गए। वशिष्ठ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। यह सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना थी, क्योंकि स्कॉर्पियो की पिछली सीट पर सांभवी थी ही नहीं। सांभवी कहाँ गई? मैंने हिस्टीरियाई अंदाज में चीखते हुए स्कॉर्पियो का दरवाजा खोला और अंदर घुसकर उसका कोना कोना छान मारा, मगर सांभवी नहीं मिली। कहाँ गई वह? हमारे छोटे से ग्रुप में हड़कंप मच गया। ये मामूली घटना नहीं थी। भला इतनी तेज बारिश और इतने भयानक माहौल में सांभवी खुद से उतरकर कहाँ जा सकती थी और क्यों जा सकती थी? मैंने वशिष्ठ से पूछा, सांभवी कहाँ जा सकती है सर? मगर जवाब उनके पास भी नहीं था। वे भी बौखलाए हुए इधर उधर स्कॉर्पियो के आसपास देख रहे थे। तेज बारिश की बौछारों ने पूरे जंगल में धुंध बांध रखा था। हमने स्कॉर्पियो की हर सीट के नीचे, यहां तक कि डिक्की भी देख ली, इस उम्मीद में कि कोई भयानक चीज देखकर वह डर से डिक्की में न छिप गई हो, मगर वह कहीं नहीं थी। हार कर हम खड़े हो गए और मूर्खों की तरह अंधेरे जंगल में देखने लगे, ताकि अगर वह जंगल में गई हो तो हमें उसकी कोई झलक मिल जाए। अनुराग ने झल्लाते हुए कहा, वह जंगल में नहीं जा सकती गाइज, और फिर वह जंगल में जाएगी क्यों, वो भी अकेले? मैंने वशिष्ठ को झकझोरते हुए कहा, सांभवी हमारे बीच से गायब हो चुकी है सर, आप कुछ करते क्यों नहीं? आखिरकार वशिष्ठ ने मुंह खोला, घबराओ मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। मगर हमें साफ दिखाई दे रहा था कि वशिष्ठ खुद भी इस बात से बुरी तरह डरे हुए थे कि एक सांभवी महज कुछ ही पलों में गाड़ी में बैठे बैठे ही गायब हो गई थी, वो भी बगैर कोई निशान छोड़े। बारिश बहुत तेज हो चुकी थी। पानी का शोर इतना बढ़ चुका था कि हमें जोर लगाकर बोलना पड़ रहा था, ताकि हमारी आवाजें एक दूसरे को क्लियर सुनाई दे सकें। रेनकोट के बावजूद हम गीले हो रहे थे। अनुराग ने कहा, मगर इतनी जल्दी वह कहाँ जा सकती है? इससे पहले कि हम कुछ कहते, विवेक कुछ देखकर बुरी तरह डर गया। उसने जंगल में इशारा करते हुए कहा, वो क्या है? उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। हमने जब उसकी बताई हुई दिशा में गर्दन घुमाई तो हम सबकी भी वही हालत हुई जो विवेक की हुई थी। मेरे होंठों से कांपते लहजे में निकला, राजा आ गया। मेन रोड से दूर जंगल में थोड़े फासले पर एक मशाल की लौ इधर उधर घूमती दिखाई दे रही थी, ठीक वैसी ही जैसी हमें रामलाल ने देवनेरी गांव से दिखाई थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क के साथ उस तेज मूसलाधार बारिश में एक मशाल का यूं लगातार जलते रहना किसी सामान्य तरीके से मुमकिन नहीं हो सकता था। वह एक चमत्कार ही था, रूह कंपा देने वाला एक खौफनाक चमत्कार, जिसे हम अपनी आंखों से घटित होते हुए देख रहे थे। अनुराग ने पस्त लहजे में कहा, राजा सांभवी को ले गया, अब वह हमें भी ले जाएगा। वशिष्ठ ने हमें खामोश रहने का इशारा करते हुए कहा, चुपचाप उसकी ओर चलो। वशिष्ठ के फैसले पर किसी को यकीन नहीं हुआ। क्या कहा आपने? हम उसके पास जाएंगे? नो वे, हम वहां नहीं जाएंगे। वशिष्ठ ने गुस्से से कहा, पागल मत बनो, अगर सांभवी के बारे में जानना है तो राजा के पीछे जाना ही होगा। वशिष्ठ का कहना गलत नहीं था। घने जंगल के उस खौफनाक रात में अगर सांभवी के बारे में कुछ पता लगने की उम्मीद थी तो वो राजा से ही थी, भले ही इसमें जान का ही खतरा क्यों ना हो। इसलिए ये जानते हुए भी कि हमारी जान जा सकती है, मशाल की ओर जाना हमारी मजबूरी थी। हमने गाड़ी में से अपनी अपनी हेड टॉर्च निकाली।
उसे सिर पर लगाया और रोमांच से थरथराते हुए मशाल की ओर बढ़ने लगे। वशिष्ठ सबसे आगे थे। उनके पीछे मैं था, मेरे पीछे अनुराग, उसके पीछे अभिषेक और सबसे पीछे विवेक था। सबसे आगे वशिष्ठ सर ने अपना वाटर रेसिस्टेंट कैमरा ऑन कर रखा था और सबसे पीछे विवेक ने, ताकि जब अचानक से कोई गतिविधि हो तो वह कैमरे में रिकॉर्ड हो सके। रह रहकर बिजली चमकने पर पूरा इलाका रोशनी से नहा जाता था, वरना अंधेरा इतना घना था कि हमारे टॉर्चों की रोशनी भी काफी नहीं हो रही थी। वशिष्ठ ने आगाह किया, निगाहें चौकन्नी रखना, अगर कोई आहट हो तो तुरंत रुक जाना। बारिश में भीगते हुए हम मशाल की ओर बढ़ते जा रहे थे, जो अब भी अपनी जगह पर ही इधर उधर घूम रहा था। उस समय हमें उस पहाड़ी जंगल के पत्थरीले रास्तों पर चलते हुए करीब 10 मिनट गुजरे थे, जब अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे बगल से कोई गुजरा हो। डर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि आंखों को कुछ नजर नहीं आया था, मगर ये मेरा वहम नहीं था। कोई तो जरूर था जो हमारे बगल से गुजरा था। मैं ठहर गया और अपने आगे चल रहे वशिष्ठ से बोला, क्या आपने भी कुछ महसूस किया वशिष्ठ सर? मेरा सवाल सुनकर वशिष्ठ रुक गए। शायद मैंने जो महसूस किया था उसे उन्होंने भी महसूस किया था। वे मेरी ओर घूमकर बोले, कोई हमारे बगल से गुजरा है। सुनते ही एक बार फिर हर किसी के रगों में सिहरन दौड़ गई, मगर कोई कुछ कहता उसे पहले ही अभिषेक दहशत से भरकर चीख उठा, विवेक, विवेक कहाँ गया? सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। हम तेजी से पीछे घूमे, मगर जहां विवेक को होना चाहिए था वहां अब कुछ नहीं था। उसका कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ था। पहले सांभवी गायब हुई और अब विवेक। आखिर ये हो क्या रहा था? कौन था हमारे बीच जो दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी एक एक करके हमें गायब किए जा रहा था? हम सभी रेनकोट के भीतर भी पसीने से नहा चुके थे। अभिषेक तो भय से इस कदर घबरा गया था कि अस्थमा के मरीज की तरह हाँफ रहा था। अभिषेक बोला, मैं अब आगे नहीं जा सकता। ये कहते हुए वह किसी ढाती दीवार की तरह एक पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। मैंने वशिष्ठ से कहा, क्या अब भी आप कहेंगे वशिष्ठ सर कि हम आगे जाएंगे, ये जानते हुए भी कि न दिखाई देने वाली कोई शक्ति कोई हमारे बीच है, शायद राजा की आत्मा? वशिष्ठ ने कुछ नहीं कहा। वे उस मशाल को देख रहे थे जो अब हमसे थोड़ी ही दूरी पर थी और पहले की ही तरह इधर उधर घूम रही थी। अनुराग ने वशिष्ठ को झकझोरते हुए पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं सर? हमारे 2 साथी कहाँ गए? वशिष्ठ ने अनुराग से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं जवाब ढूंढने जा रहा हूं। मैं बाकी बचे तुम तीनों में से किसी को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर अपनी खुशी से कोई आना चाहे तो आ सकता है। ये कहकर वशिष्ठ अपना कैमरा लिए हुए मशाल की ओर बढ़ गए, जो अब वहां से थोड़े ही फासले पर रह गया था। हम तीनों ने एक दूसरे को देखा। अभिषेक का बदन डर से इस कदर कांप रहा था कि वह ठीक से खड़ा तक नहीं हो सकता था, चलना तो दूर की बात थी। लगभग यही हालत अनुराग की भी थी। उसमें भी वशिष्ठ के पीछे जाने का हौसला नहीं था और मैं अपने 2 बुरी तरह डरे हुए साथियों को छोड़कर वशिष्ठ के पीछे नहीं जा सकता था। लिहाजा हम तीनों ने वहीं रुकने का फैसला कर लिया। कुछ देर बाद वशिष्ठ अंधेरे में गुम हो गए। बस उनके टॉर्च के रोशनी की हल्की झलक भर दिखाई देती रही। अनुराग ने झल्लाकर पांव पटकते हुए कहा, विवेक और सांभवी आखिर गए कहां? और अब हम में से कौन गायब होगा? गायब होने के नाम पर अभिषेक एक बार फिर भय से बुरी तरह सहम गया। वह कांपते हुए बोला, विवेक मेरे ठीक पीछे था और मैं उसके आगे था। इसलिए अगली बारी अब मेरी होगी। मैंने अभिषेक को ढांढस दिया, पागल मत बनो। जब विवेक गायब होने वाला था तो मैंने अपने बगल से किसी को गुजरते हुए महसूस किया था। जरूर किसी के गुजरने का ये एहसास सांभवी के गायब होते वक्त भी हुआ हो, मगर हम पेड़ हटाते वक्त उस पर ध्यान न दे पाए हों। अनुराग ने मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा, यही कि हम तब तक महफूज हैं जब तक अपने आसपास किसी के गुजरने की आहट नहीं महसूस कर लेते। वो बोला, और जब आहट महसूस कर लेंगे तब कैसे बचेंगे? जवाब मेरे पास भी नहीं था। वीरान और घना जंगल,
मूसलाधार बारिश और लोगों को एक एक करके गायब करती राजा की आत्मा। भला इनसे बचने का कोई उपाय एक आम इंसान कैसे बता सकता था, मगर विवेक और अनुराग कहीं ज्यादा डर जाई। इसलिए मैंने उनका दिल रखने के लिए कहा, एक दूसरे का हाथ थाम कर रखो, शायद वह एक साथ दो लोगों को गायब न कर सके। फिर हमने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और टकटकी लगाकर उसी ओर देखने लगे जिस ओर वशिष्ठ गए थे। पेड़ों के झुरमुट से मशाल की लौ दिखाई दे रही थी और उसके करीब पहुंचती वशिष्ठ के टॉर्च की रोशनी भी। हम तीनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। हमें एक दूसरे के सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी कि तभी जोरों से बिजली चमकी और फिर बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। और जब वह गड़गड़ाहट थमी तो वातावरण में वशिष्ठ की दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख गूंज उठी। इसके साथ ही राजा के मशाल की लौ भी बुझ गई। आह! हम तीनों पत्थर की मूर्ति बन गए। हमारे गले से मारे खौफ के एक भी शब्द न निकल सका। वातावरण अब एक बार फिर से पहले की तरह खामोश हो चुका था। केवल बारिश का शोर रह गया था, मगर अब राजा की मशाल गायब हो चुकी थी और वशिष्ठ के टॉर्च की रोशनी भी। पहले अभिषेक के हलक से फटे बांस की जैसी सरसराती हुई आवाज निकली, उसने वशिष्ठ सर को मार दिया, उसने वशिष्ठ सर को मार दिया। और फिर वह पागलों की तरह अपने सिर के बाल नोचते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगा। वह हमें भी मार देगा, वह हमें भी मार देगा, हम यहाँ क्यों आए? अनुराग की आंखों में दहशत के साए उतर आए थे। वह चीख भले नहीं रहा था, मगर उसकी हालत अभिषेक से कुछ ज्यादा अलग नहीं थी। हालांकि मेरी हालत भी तूफान में फंसे सूखे पत्ते जैसी थी, मगर मैं मरना नहीं चाहता था, न ही उन दोनों में से किसी को मरने देना चाहता था। मैंने अनुराग से मजबूत लहजे में कहा, उठो, हिम्मत से काम लो, जितनी जल्दी हो सके अभिषेक को लेकर सड़क पर गाड़ी के पास पहुंचो। ये कहने के साथ ही मैंने जमीन पर पड़ा विवेक का कैमरा उठाकर उसके हाथों में थमा दिया और आगे कहा, इसको भी साथ लेकर जाओ। अभिषेक ने पूछा, और तुम? कुछ देर तक लंबी लंबी सांसें लेने के बाद मैंने कहा, मैं अपने गायब हुए अपने साथियों को ढूंढने की आखिरी कोशिश करके आ रहा हूं, तुम गाड़ी स्टार्ट रखना। वो बोला, लेकिन मैंने उन दोनों को जबरदस्ती वापसी की दिशा में धकेलते हुए कहा, डोंट आर्ग्यू, जस्ट गो बैक। दोनों ही खौफजदा थे, इसलिए उन्होंने मेरे फैसले पर ज्यादा सवाल नहीं किया और आनन फानन पीछे की ओर लौट गए। मैंने अपना हेड टॉर्च सही किया और उस दिशा में बढ़ चला जिस दिशा से वशिष्ठ की चीख आई थी और जहां थोड़ी देर पहले राजा की मशाल दिखाई दे रही थी। चारों ओर बारिश की बौछारें थीं। जिस ओर मेरे हेड टॉर्च की रोशनी का रुख नहीं था, उस ओर कोलतार सा गाढ़ा अंधेरा छाया हुआ था, मगर केवल तभी तक के लिए जब तक कि तेज बिजली नहीं चमक उठती थी। बिजली चमकते ही सारा इलाका 1000 वॉट के बल्ब की रोशनी से नहा उठता था। फिसलन भरी उस पहाड़ी पगडंडी पर चलते हुए करीब 10 मिनट गुजर गए। इस दौरान मुझे अपने आसपास किसी तरह का कोई अनुभव नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, वातावरण में अजीब सी घुटन बढ़ती जा रही थी। अचानक सामने हेड टॉर्च की रोशनी में कुछ देखकर मैं ठिठक गया। वह एक महल का खंडहर था, जिसकी जर्जर दीवारों से बरसात का पानी झरने की तरह बह रहा था। उस खंडहर को देखते ही मुझे रामलाल की बताई हुई बात याद आ गई, जिसके मुताबिक राजा ने इसी पहाड़ी पर शिकार खेलने के लिए एक महल भी बनाया था। तो क्या यही है उस राजा का महल? मैंने अपने आप से पूछा। इस बात का एहसास होते ही कि मैं उस राजा के महल के पास आ गया हूं जो पागल होकर मरा था, मेरी गर्दन के बाल खड़े हो गए। डर मुझ पर पूरी तरह हावी हो चुका था, मगर गायब हुए अपने 3 साथियों के लिए मैंने अपने डर पर काबू किया हुआ था। अचानक मेरे पैर से कुछ टकराया। मैंने नीचे देखा तो हेड टॉर्च की रोशनी में मुझे वशिष्ठ का कैमरा जमीन पर पड़ा दिखाई दिया। इस बात में अब कोई शक नहीं रह गया था कि मशाल इसी जगह घूम रही थी और वशिष्ठ चीखे भी उसी जगह से थे। मैंने जमीन पर पड़ा वशिष्ठ का कैमरा उठा लिया और फिर आवाज दी, वशिष्ठ सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या आप ठीक हैं? मैंने कई दफे आवाज दी, मगर हर दफे मेरी आवाज बारिश के शोर में दब गई।
वशिष्ठ जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, या वशिष्ठ जी मेरी आवाज का जवाब देने के लिए जिंदा ही नहीं थे, ये उस समय तक क्लियर नहीं हो सका था। अब तक बारिश ने मुझे रेनकोट के बावजूद भिगो दिया था। डर और सर्दी से मेरे दांत लगातार बज रहे थे। मैं ये भी महसूस कर रहा था कि वहां का माहौल कुछ अजीब सा था, मानो वहां के हर एक कण में दहशत और मनहूसियत का वास हो। मगर फिर भी मैंने एक फैसला किया, एक रूह कंपा देने वाला फैसला, महल के अंदर जाने का फैसला। महल का टूटा हुआ दरवाजा मुझे दिख गया था, इसलिए अंदर जाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं पेश आने वाली थी। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखकर 3-4 लंबी लंबी सांसें ली, हनुमान जी का नाम लिया और पुराने महल में दाखिल हो गया। हालांकि टूटे दरवाजे और जर्जर दीवारों की दरारों से पानी की बौछारें भीतर तक आ रही थीं, मगर शायद महल के इस हिस्से की छत सही सलामत थी, क्योंकि यहां बारिश मुझे भिगो नहीं पा रही थी। गौर करने वाली बात यह थी कि यहां वह घुटन कई गुना बढ़ गई थी जिसे मैंने बाहर महसूस किया था। मैंने चारों ओर सिर घुमाकर हेड टॉर्च की रोशनी छत और दीवारों पर डाली। जर्जर दीवारें और छत पर धूल से अटी पड़ी थीं, उन पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक वही एहसास मुझे एक बार फिर हुआ जो विवेक के गायब होने से पहले हुआ था। मुझे एक बार फिर ऐसा महसूस हुआ था कि कोई मेरे बगल से गुजरा है या आसपास कोई खड़ा है। मुझे किसी के सांस लेने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? मगर मेरी आवाज जब उस खौफनाक महल की दरो दीवारों से टकराकर मेरे पास वापस लौटी तो खुद मुझे बहुत भयानक लगी। मैंने एक बार चारों ओर सिर घुमाकर अपने आसपास देखा और दहशत से बुरी तरह चीख पड़ा। मैं कल्पना तक नहीं कर सकता था कि वह दृश्य मुझे देखने को मिलेगा। मेरे 3 साथियों के साथ कुछ अजीब हुआ है, ये तो मालूम था, मगर इतना अजीब हुआ होगा ये मुझे नहीं मालूम था। महल के जिन दीवारों पर थोड़ी देर पहले तक कुछ नहीं था, उन्हीं दीवारों पर अब दर्जनों पेंटिंग्स टंगी नजर आ रही थीं, और उन पेंटिंग्स में 3 पेंटिंग्स सांभवी, विवेक और वशिष्ठ की भी थीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड! मैं दहशत से चीख पड़ा, मगर मेरी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। मेरी चीखें महल में गूंज गूंज कर खुद मुझे ही भयभीत करने लगीं। रामलाल की कहानी अब पूरी तरह मेरे जहन में ताज़ा हो चुकी थी। उसने कहा था कि रानी के न मिलने पर राजा तस्वीरें बनाने लगा था और उन तस्वीरों को अपने आसपास रखकर उनसे बातें करने लगा था। मैं समझ चुका था कि राजा जीते जी जो काम करता था वही काम अब मरने के बाद भी कर रहा था। वह रात में इस पहाड़ी पर आने वालों को पेंटिंग में तब्दील कर देता था ताकि उनसे बातें कर सके या सालों पहले खो चुकी अपनी रानी का पता पूछ सके। मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मेरा रहा सहा हौसला भी छूट गया, क्योंकि मैं जान चुका था कि मेरे 3 साथी अब कभी नहीं लौटकर आने वाले थे। मेरी आंखों के सामने सांभवी का चेहरा नाच उठा। सांभवी के जाने के बाद मेरी ये उम्मीद भी जा चुकी थी कि कभी हमारा वह बेनाम सा रिश्ता प्यार के खूबसूरत अफसाने में तब्दील होगा। क्यों हमने वह जिद की? क्यों हमने रूहों की अंधकारमय दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने की जिद की? इन्हीं सवालों के साथ कलेजे पर एक भारी बोझ लिए हुए मैं महल से बाहर आने ही वाला था कि अचानक मेरी हेड टॉर्च बुझ गई। पूरा महल अंधकार में डूब गया, एक ऐसे अंधकार में जिसमें मुझे किसी के होने का एहसास बार बार हो रहा था। मैंने खौफजदा होकर सिर से हेड टॉर्च उतारा, मगर मेरी लाख कोशिशों के बाद भी टॉर्च नहीं जला। ठीक उसी पल उस खौफनाक अंधेरे में रूह कंपा देने वाला रोने का स्वर गूंजा। कोई भयानक स्वर में रोते हुए पुकार रहा था, रत्ना तुम कहाँ हो? कहाँ खो गई तुम? मैं डर से रो पड़ा। मैंने खुद को इतना असहाय पहले कभी नहीं महसूस किया था। मैं जिंदगी से उम्मीद खो बैठा। मुझे महसूस हुआ कि मेरे आसपास अंधेरे में कई साए मंडरा रहे हैं। वे जरूर राजा के शिकार हुए लोग थे जो अब मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहते थे। नहीं नहीं, मैं डर से घिघिया उठा। मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। मैं उठा और अंधेरे में ही गिरते पड़ते दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजे पर पहुंचते ही उस साए से टकरा गया जो दरवाजे के ठीक बीच में खड़ा था। साए ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर उस अंधेरे महल में रोने की भयानक आवाज गूंजी।
ये तुम हो ना रत्ना, तुम ही हो ना रत्ना। हाँ हाँ हाँ, ये रत्ना ही है। राजा का शिकार हुए लोगों के रूहों की भयानक आवाज़ों से पूरा महल गूंज उठा। मेरे दिमाग की नसें फटने लगीं। मुझे ऐसा लगा कि सर्द हवा का कोई झोंका मुझे किसी दूसरी दुनिया में खींच रहा है। मैंने दूसरे हाथ से अपने गले में लटकी अपनी आराध्या माँ दुर्गा का लॉकेट मुट्ठी में पकड़ा और अपनी पूरा ताकत लगाकर राजा की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और कामयाब भी हो गया। महल से बाहर आने के बाद मैंने गिरने, फिसलने या चोट लगने की परवाह न करते हुए अंधाधुंध दौड़ लगाई थी। हालांकि मुझे बार बार ये एहसास होता रहा था कि कोई भीड़ मेरा पीछा कर रही है, मगर मैंने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की थी। जब मैं बुरी तरह हांफते हुए रोड पर पहुंचा तो अनुराग गाड़ी स्टार्ट किए हुए मेरा ही इंतजार कर रहा था। गाड़ी में दाखिल होते ही मैं सुध बुध खो बैठा। तो ये थी उस तूफानी रात की वह खौफनाक घटना जो आज भी मेरे जहन में यूं ताज़ा है कि लगता है मानो ये कल की ही बात है। आज भी सोचता तो मुझे यही लगता है कि ये देवी का ही चमत्कार था जो मैं उस रात राजा की शक्तिशाली रूह से अपना हाथ छुड़ाने में मैं कामयाब हो पाया था। और उसी दिन के बाद से मुझे ये एहसास हो गया कि हम चाहे कितने ही पैरानॉर्मल और रिसर्च की पढ़ाई कर लें, लेकिन जब हम वास्तविक आत्माओं की दुनिया से रूबरू होते हैं तो हमारी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। दरअसल हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि जिस दुनिया की हम पढ़ाई कर रहे हैं वो कितनी खौफनाक हो सकती है। आत्माएं कोई एक प्रकार की थोड़ी ना होती है। कई आत्माएं अच्छी होती हैं तो कोई बहुत ही ज्यादा बुरी। अगर अच्छी आत्माओं से आपका सामना हो जाता है तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है, बल्कि कई आत्माएं तो ऐसी होती हैं जो आपके साथ बैठकर अपने साथ हुए किसी बुरे बर्ताव के अनुभव को शेयर करती है और अपनी मुक्ति के लिए रिक्वेस्ट करती है। लेकिन कुछ आत्माएं बहुत ही ज्यादा खौफनाक होती है। वो बात करना तो दूर बल्कि सामने वाले की जान तक ले लेती है। लेकिन उस दिन के बाद मैंने कभी भी ऐसी अनजान जगह पर जाकर रिसर्च करने की हिम्मत नहीं की जब तक मैं उस आत्मा के बारे में पूरी जानकारी जुटाकर संतुष्ट नहीं हो जाता। तब तक ऐसे किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं जाता हूं। तो साथियों, आज की स्टोरी को मैं यहीं पर कंप्लीट करना चाहूंगा और आपको ये कहानी जानकर एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की आपबीती सुनने को मिली, जिससे आपको काफी कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। और आप भी अगर कभी ऐसे अनजान जगह पर जाएं तो ऐसी किसी भी बेवकूफ़ी को करने से बचें। साथियों, मुझे पूरा यकीन है कि ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हालांकि काफ़ी कम लोग ऐसे होते हैं जो आखिर तक कहानी को सुनते हैं। अगर आप कहानी को आखिर तक सुन रहे हैं तो लिखिए, हम हैं मिस्टर एक्स की लॉयल फैमिली जो आखिर तक सुनते हैं पूरी स्टोरी, और ये लिखने वालों का नाम मैं अगली स्टोरी में ज़रूर लूँगा। तो चलिए अब हम अपने लॉयल फैमिली मेंबर्स के नाम लेते हैं। ज्योति दिल्ली, आयशा महमूद सियालकोट, सुजीत रॉय सुल्तानपुर, पूर्णचंद बालोत्रा राजस्थान, मुकेश गुजरात जामनगर, तैयब अंसारी दुबई, यास्मीन यूएसए, मुस्कान हिमाचल, हरिओम सिसोदिया गाजियाबाद, अशोक सक्सेना यूपी, अखिलेश अहमदाबाद, पुष्पा राणा नागपुर, गोविंद वर्मा, सृष्टि शुक्ला दिल्ली, अंजू शर्मा, मनोज कुमार और कविता चौधरी बीकानेर राजस्थान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।